नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है फिक्र आपकी, रोज रात में 9 बजे। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। कौन सी हैं आज की आपकी फिक्र की खबरें? हालत है गंभीर, युद्ध चाहता है चीन। आज हम सेना से लेकर सियासी गलियारे तक उठ रही आवाज का विश्लेषण करेंगे और एलएसी से आ रही फिक्र से आपको रूबरू करेंगे। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि चीन का S-400 मिसाइल सिस्टम क्यों फुस हो गया, जिसकी जगह ड्रैगन को छोटा वर्जन लाना पड़ा है। हिंदुस्तान की हुंकार, वियतनाम में ब्रह्मोस तैनात। अब भारत ने हथियार के निर्यात के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, जिसके कई असर होंगे। 3000 एकड़ ड्रैगन निकल गया समंदर। आपने चीन के आर्टिफिशियल आइलैंड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये बने कैसे और इसके पीछे की साजिश कैसी है। कोरोना है बलवान, वैक्सीन ले उड़े धनवान, यानी आज का फिक्रनामा, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या गरीब देश देखते ही रह जाएंगे और कोरोना की वैक्सीन धनी देश उड़ा ले जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बात आज तक छिपाई रखी, आज हम इस बुलेटिन में सबसे पहले उसी रात से अपने बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। गलवान घाटी में हुई खूनी लड़ाई को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता, जिसमें सरहद की रक्षा करते हुए 15 जून की रात भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस शहादत को भारत ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया, लेकिन जिनपिंग अब तक शर्म से नजरें चुराते रहे, अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल करने से कतराते रहे। लेकिन अब हम आपको गलवान घाटी में मारे गए चीन के जवान की कब्र दिखाते हैं, जिसे देखकर जिनपिंग शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। इससे एक बात और पता चलती कि उस रात भारत के जाबाजों ने दुगनी ताकत से दुश्मनों को जवाब दिया और 4 गुना ज्यादा क्षति पहुंचाई थी। गलवान की जिस गलती को छिपाने के लिए चीन युद्ध युद्ध चिल्लाने लगा, जिनपिंग एंड कंपनी नई स्ट्रेटजी बनाने लगी। आज चीन की वो साजिश TV9 भारतवर्ष पर बेनकाब हो रही है। जिस गलवान में अपनी गलती के बचाव में चीन ने LAC को दुनिया की सबसे गहमा गहमी वाली युद्ध भूमि में तब्दील कर दिया, आज TV9 उसे बेपर्दा कर रहा है। चीन ने खुद LAC पर बॉम्बर तक तैनात कर दिए और भारत को शांति का पाठ पढ़ाने लगा, लेकिन आज TV9 भारतवर्ष चीनी साजिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। देखिए, ये चीन के झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। ये जिनपिंग एंड कंपनी की मक्कारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस गलवान घटना के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कभी सच नहीं कहा, अपने सैनिकों की मौत को कबूलने की हिम्मत नहीं दिखाई और न ही कभी गलवान में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या बताई, आज उसकी तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने ढूंढ लाई। गलवान में मारे गए जिन सैनिकों की खबर चीनी सरकार ने अपने मुल्क में भी नहीं दी, आज वो खबर TV9 भारतवर्ष पर दिखाई जा रही है। देखिए, ये 19 साल के चेन जियांगरोंग की कब्र है, जो 15 जून को गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में मारा गया। TV9 भारतवर्ष के हाथ इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी। इसके बाद हमने मजार पर लिखी चीनी भाषा का एक सॉफ्टवेयर के जरिए अंग्रेजी अनुवाद किया, तो पता चला ये कब्र गलवान में मारे गए चीनी सैनिक चेन जियांगरोंग की है, जो 69316 यूनिट में तैनात था। मतलब चीन अपने सैनिकों को लड़वा कर मरवा भी दिया और अपने मुल्क को नहीं बताया। महज 19 साल के लड़के को एक तरह से सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की और अपनी गलती के बचाव में LAC में चीन के हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया। जिसके बाद सुलगते LAC पर भारत ने स्टैंड बेहद सख्त किया। देखते ही देखते LAC दुनिया की सबसे गहमा गहमी वाली युद्ध भूमि बन गया। इस पार और उस पार फाइटर विमान गरजने लगे, बॉम्बर तैनात हो गए और भारी भरकम टैंकों ने भी मोर्चा संभाल लिया। चीन की चोरी और सीनाजोरी वाले रुख के बाद LAC पर भारत का स्टैंड दिनों दिन और सख्त होता गया। ब्रह्मोस मिसाइल तक ने मोर्चा संभाल लिया। और चीन की चिंदियां उड़ाने के लिए भारी भरकम टैंक तक तैनात हो गए। लेकिन गलवान में कितने चीनी सैनिक मारे गए, चीन ने 2 महीने बाद भी नहीं कबूला। उल्टे गलवान के लिए भारत को गुनहगार बताता रहा। लेकिन आज TV9 भारतवर्ष ने इस तस्वीर के जरिए चीन के चाल और चरित्र को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है।
जब हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की बात करते हैं तो अक्सर हम चीन को दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन हमें चीन के नेतृत्व और चीन की जनता के बीच का फर्क करना जरूरी है। भारत और चीन के बीच तनाव की वजह वहां की कम्युनिस्ट सरकार है, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, ना कि चीन की जनता। ये बात चीन के एक सर्वे में भी सच साबित हुई है और इस सर्वे में पता चला है कि चीन की जनता को बीजिंग से ज्यादा दिल्ली पसंद आ रही है। क्या है इस सर्वे में, आइए अब आपको दिखाते हैं इस सर्वे में जो हाल है, इस सर्वे में जो चीजें निकल कर आई हैं। एक बार आपको ये दिखाने जा रहे हैं ग्लोबल टाइम्स का ये जो सर्वे है, इस सर्वे में क्या क्या निकला है, आइए अब आपको दिखाते हैं। जरा ध्यान से देखें आप, ये है वो सर्वे जिस सर्वे में चीन में मोदी मोदी, भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी और यहां पर अगर इस सर्वे की बात की जाए तो करीब 70% से ज्यादा लोग कहते हैं हां। लेकिन अगर आगे की बात की जाए तो इसमें मोदी के प्रशंसक 50% इस सर्वे में दिखाई देते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 50% मोदी के प्रशंसक। और इतना ही नहीं, यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एक और चीज गौर करने वाली है, और वो गौर करने वाली बात यह है कि अगर जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं उसमें इतना जरूर साफ होता है कि दोस्ती लंबी चलेगी 25% लोग कहते हैं, और 30% की अगर बात की जाए वो कहते हैं संबंध फिर से सुधरेंगे। खैर, गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के 2 महीने बाद चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जो सर्वे सामने लेकर आया है उससे चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। सर्वे में चीन के 50% जनता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार की प्रशंसा की है। 70% लोगों का यह मानना है कि एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी है। यानी चीन की जनता भी समझ रही है कि जिनपिंग जो कर रहे हैं उसका असर अच्छा नहीं है चीन के लिए, और चीन की सिर्फ 30% जनता को दोबारा दोस्ती बहाल होने की उम्मीद है। और अगर ये दोस्ती बहाल हो गई तो सिर्फ 25% लोगों को लगता है कि अब भारत चीन की दोस्ती लंबी चल सकती है। चीन में मोदी मोदी हो रहा है और ये शी जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, यानी कि सीधे तौर पर मोदी चीन में काफी प्रभावशाली है। यानी शी जिनपिंग अपने घर में ही हार गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एलएसी पर कैसे हार रहे हैं। चीन ने भारत की तरफ जो मिसाइल सिस्टम तान रखा है वो दगा हुआ कारतूस निकला, और अब वो सीमा पर उसका छोटा वर्जन लेकर आए। देखें ये रिपोर्ट। एलएसी पर यह चीन की नई साजिश, नई चाल है, नया पैंतरा है। लद्दाख के उस पार शिनजियांग प्रांत में ड्रैगन आर्मी ने पहले दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार S-400 तैनात किया। S-400 यानी दुश्मन के सभी हवाई हमलों को नाकाम करने वाला अस्त्र। जमीन से हवा में मार करने वाला ब्रह्मास्त्र। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को भी 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। लेकिन एलएसी पर तैनात चीन का यह हथियार महज दिखावा है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि चीन ने एलएसी पर कौन सा नया हथियार खड़ा कर दिया है। इंटेलिजेंस सूत्रों से खबर मिली है कि चीन ने बॉर्डर पर S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, जो बताता है कि जुबान पर दोस्ती का राग अलापने वाला चीन असल में पीठ पीछे कितनी शातिर चाल चल रहा है। ये पहला मौका है कि चीन ने अपने S-300 मलान एयरफील्ड पर तैनात किए हैं। दरअसल इंटेल एजेंसीज को इसके सिग्नल इंटरसेप्ट किए और ये पता लगा कि बड़ी भारी संख्या में S-300 को चीन ने डिप्लॉय किया है। इससे पहले चीन S-400 को भी एलएसी के आसपास के इलाकों में डिप्लॉय कर चुका है। S-300 चीन का घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिससे जमीन से हवा में मिसाइलें फायर की जाती हैं। इसे फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल से बचने के लिए बनाया गया है। यह किसी भी एयरक्राफ्ट और मिसाइल को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है, यानी ये 150 किलोमीटर तक हथियार ले जाने में सक्षम है। अब सवाल उठता है कि अगर चीन ने पहले से ही एलएसी में S-400 तैनात कर रखे हैं, जिसका रेंज 400 किलोमीटर तक है, तो फिर S-300 मिसाइल सिस्टम को तैनात करने की जरूरत क्या थी।
दरअसल यही चीन का दिखावा है। चीन ऐसे ही प्रोपेगेंडा के जरिए बिना लड़े युद्ध जीतना चाहता है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ रहा है। भारत हर मोर्चे पर जिनपिंग एंड कंपनी पर बीस पड़ रहा है। जिस S-400 के दम पर चीन दुनिया में दादागिरी करना चाहता था, LAC पर भारत को डराना चाहता था, पिछले महीने रूस ने चीन को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी रोक दी। यानी चीन के पास S-400 डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन उसकी मिसाइलें नहीं। अब यहाँ सवाल यह भी उठता है कि रूस ने चीन को S-400 मिसाइलें देने पर रोक क्यों लगाई है। इसका कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके पीछे वजह है रूस का चीन पर से भरोसा उठ जाना। क्योंकि पिछले दिनों रूसी खुफिया एजेंसी ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी से चीन के एजेंट को गिरफ्तार किया था। एकेडमी के प्रेसिडेंट विलेरी मिटको पर कई महीनों से नजर रखी जा रही थी, जिसे बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारियों के एवज में चीन से पैसे मिल रहे थे। विलेरी मिटको के साथ चीन के 2 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके चंद दिनों बाद ही S-400 मिसाइल की डिलीवरी पर रोक लगाई गई, जिससे चीन बौखला उठा, इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद अपना मुंह छिपाने लगा और रूस से भारत को S-400 की डिलीवरी नहीं देने की गुहार लगाने लगा। लेकिन रूस एक तरफ चीन से खफा है, तो दूसरी ओर भारत को इसी साल दिसंबर में S-400 की पहली खेप की डिलीवरी दे रहा है। जबकि चीनी सेना LAC पर S-400 का दिखावा कर रही है और उसका छोटा वर्जन S-300 अब लेकर आई है। मतलब चीन इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद LAC पर भी अपनी बेइज्जती खुद करा रहा है। सिर्फ लद्दाख के करीब ही नहीं, बल्कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन नई साजिश रच रहा है। बॉर्डर के जिन इलाकों में भारत मजबूत स्थिति में है, वहां अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत कर रहा है। यहां पर हम आपको दिखाते हैं, जरा देखें आप। देखिए सिक्किम और अरुणाचल के बीच, ये इसको पूरे को समझें आप। ये हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, सिक्किम और अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की चाल। ग्यामसे और सिक्किम और अरुणाचल दोनों के बीच में 187 किलोमीटर, 506 किलोमीटर, यानी कि वो बॉर्डर का इलाका जहां चीन नई चाल चल रहा है। और ग्यामसे में चीनी आर्मी ग्राउंड फोर्स के लिए ब्रिगेड साइज फैसिलिटी तैयार कर रही है। इस जगह पर इस नई छावनी में 6 बटालियन एरिया है। इस नई छावनी के अंदर मतलब यह कि करीब 6000 सैनिकों की बड़ी ब्रिगेड मौजूद है। इसमें हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है और 600 से ज्यादा व्हीकल और इक्विपमेंट के शेड्स बन रहे हैं। इसे बनाने का काम इसी साल जनवरी में शुरू किया गया और यह अगले साल अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। और इसके तैयार हो जाने से चीनी सैनिक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास के इलाकों में आसानी से पहुंच सकेंगे। लेकिन हम तैयार हैं। LAC पर जारी इस तनाव के बीच विदेश मंत्री की बात की जाए, एस जयशंकर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है जो चीन को चेतावनी की तरह लेना चाहिए। भारत ने एक बार फिर कहा है कि आपसी अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत में से मामला सुलझे तो सुलझे, नहीं तो जंग के लिए भी तैयार हैं। दरअसल युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं होता और यह बात चीन पर भी लागू होती है, जिस चीन की नीति ही कहती है कि बिना युद्ध के विजयी बनने वाला ही असली योद्धा होता है। लेकिन इस बार हवा खिलाफ में है और भारत हर तरह से तैयार है। क्या वाकई सीमा पर बना गतिरोध अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या वाकई पूर्वी लद्दाख में अब आर या पार की नौबत आने वाली है? ये सवाल अब पूरी गंभीरता के साथ हिंदुस्तान के सामने आ चुका है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चीन से युद्ध का जो इशारा किया था, उस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक तरह से मुहर लगा दी है, जो कहती है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन की जिद अब युद्ध की ओर बढ़ रही है। 24 अगस्त को जनरल विपिन रावत ने संकेत दिया था कि अगर चीन से बातचीत नाकाम रही तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। और अब एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत और चीन के बीच जारी स्टैंड ऑफ सबसे गंभीर स्थिति में है और भारत चीन के बीच ऐसी स्थिति 1965 में ही बनी थी, जब हिमालय पर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था।
दरअसल 1962 की जंग के बाद से ही करीब 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तनाव के हालात रहे हैं, लेकिन पिछले 3.5 महीने से हर रोज सरहद पर तनाव बढ़ रहा है। 1962 के बाद पहली बार भारत ने पूर्वी लद्दाख में 35,000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। रूसी T-90 टैंक तैनात किए हैं, अमेरिकी अपाचे अटैक और चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। तो फिर MiG-29K से लेकर Su-30 MKI, जगुआर और मिराज जैसे घातक जंगी जेट्स आसमान में उड़ान भर रहे हैं और फ्रांस से आई 5 राफेल फाइटर की खेप भी किसी भी वक्त एक्शन में आने के लिए तैयार है। सरहद पर भारत की इस तैयारी से घबराया चीन हर रोज पैंतरे बदल रहा है। एलएसी के पार रेड आर्मी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और उसने भारत की तरफ परमाणु मिसाइल तक तान रखे हैं। इसकी गंभीरता को बताते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, पिछले 3 दशक पर हम गौर करें तो सब कुछ साफ हो जाता है। राजनयिक और सैन्य स्तर की तमाम बातचीत के बावजूद पिछले 3.5 महीने से भारत और चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में एक दूसरे के सामने खड़ी है। गलवान घाटी के संघर्ष में 20 भारतीय जवानों की मौत और चीनी सैनिकों के हताहत होने के बाद तनाव और बढ़ चुका है। ये निश्चित तौर पर 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। असल में 45 सालों के बाद सीमा पार हमारे जवान हताहत हुए। मौजूदा वक्त में एलएसी पर दोनों तरफ सैनिकों की अभूतपूर्व तैनाती है। भारत और चीन का जो अभी विवाद है, ये विवाद सीमा के विवाद से भी आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत और चीन के रिश्तों पर बन गया है। विदेश मंत्री ने ये बातें अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड की विमोचन पर कही, जिसने साफ कर दिया है कि भारत अपनी सीमा को महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और एक तरफा कार्रवाई से हालात को बदलने की कोशिश से चीन को कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली ने बीजिंग को विस्तारवाद से बाज आने की भी चेतावनी दी है कि रातों रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर भारत के इलाकों में आकर बैठ जाने से उस जमीन पर चीन का हक नहीं हो जाता। चीन को हर हाल में पीछे लौटना होगा, सीमा पर पहले की स्थिति बहाल करनी होगी या फिर अंजाम भुगतना होगा, जिसके लिए भारत की सेना सरहद पर तैयार बैठी है। विदेश मंत्री ने चीन के विस्तारवाद पर करारा हमला करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक पर गौर करें तो डेप्सांग, चुमार और डोकलाम जैसे इलाकों में अलग अलग सीमा विवाद सामने आए, लेकिन हर बार कूटनीतिक रास्तों से सीमा विवाद सुलझा लिया गया। मैं मौजूदा हालात की गंभीरता या इसकी जटिलता को कमतर नहीं आंक रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हम हर कदम उठाएंगे, लेकिन समाधान सभी समझौतों को ध्यान में रखकर ही निकाला जा सकता है, यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश से नहीं। कि एग्रीमेंट और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए और स्टेटस को जो 5 मई को था उस स्टेटस को वापस जाना चाहिए, यानी कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए। फिलहाल हिमालय पर ड्रैगन को धूल चटाने के लिए भारत पूरे दमखम के साथ तैयार है। सीमा पर आर या पार की लड़ाई के लिए भारत ने कमर कस रखी है। एक सुर में सरकार और सेना ने चीन को आखिरी चेतावनी दे दी है। जल, थल और नभ हर मोर्चे पर ड्रैगन को टक्कर देने के लिए भारत ने व्यूह रच रखा है। भारत एलएसी पर अभी अड़ा हुआ है और जरूरत पड़ने पर लड़ेगा भी, जिसका अंजाम गलवान की खूनी भिड़ंत से भी भीषण होगा। भारत के इस आत्मविश्वास के पीछे मेड इन इंडिया की कामयाबी भी है। भारतीय मिसाइल अब दुनिया के कई देशों की सीमा पर तैनात होंगे और हिंदुस्तान अपने कई घातक हथियार दुनिया के कई देशों को निर्यात करेगा, खासतौर से अपने करीबी और मित्र देशों को, जिनका दुश्मन चीन है। इसकी शुरुआत चीन के दुश्मन देश वियतनाम से हो रही है, जो भारत से सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदेगा और दोनों मिसाइलें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात करेगा। इससे चीन का खौफ दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाके में कम होगा। हिंदुस्तान का सबसे डेडली मिसाइल अवतार, ध्वनि की रफ्तार से भी तेज, दुनिया की सबसे खतरनाक, घातक और मारक मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, इतना विनाशक कि एक बार और सिर्फ 10 सेकंड के भीतर एक शहर को शमशान में बदल दे।
चीन का सबसे बड़ा दुश्मन देश अब इसे भारत से खरीदने वाला है। वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदना चाहता है और भारत इसके साथ ही हथियारों की होड़ की जगह रक्षा कारोबार की तरफ अपने कदम बढ़ाने वाला है। इसकी शुरुआत हो रही है ब्रह्मोस से। विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्माण ही इसका लक्ष्य है। भारत अपनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दूसरे देशों को भी देने की तैयारी में है। भारत को इस डील में आने वाली बाधा से भी मुक्ति मिल गई है, क्योंकि इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। लेकिन अब रूस ने मिसाइल निर्यात की अनुमति दे दी है। ब्रह्मोस के निर्यात की अनुमति ऐसे समय में मिली है जब दुनिया के कई देशों से चीन की ठनी हुई है और वो देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत से आधुनिक हथियार और मिसाइल खरीदना चाहते हैं। वियतनाम भारत से न सिर्फ ब्रह्मोस बल्कि एयर डिफेंस मिसाइल आकाश की डील भी करना चाहता है। अगर इस पर आखिरी मुहर लगी तो भारत को अगले 5 साल में $5 अरब का निर्यात करना होगा और दूसरे देशों के साथ भी आगे ये निर्यात तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्मोस डील के लिए दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ ही आसियान और पूर्वी यूरोप के देशों ने भी इच्छा जताई है। खासतौर पर ब्राजील, चिली, फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, मिस्र, सिंगापुर और बुल्गारिया के साथ बातचीत सेकेंड स्टेज तक पहुंच गई है। जरा सोचिए, भारत जिसकी छवि दुनिया में हथियारों के बड़े खरीदारों की है, भारत जो हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, जल्द ही रक्षा उत्पाद निर्यात करने वाले दुनिया के बड़े देशों में शामिल होगा, जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी छलांग होगी। इसका सीधा फायदा भारत की जीडीपी पर दिखेगा। भारत में अपने कई मित्र देशों के लिए रक्षा उपकरण का एक भरोसेमंद सप्लायर बनने की क्षमता है। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बल मिलेगा। हालांकि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पहल के बाद से ही भारत लगातार हथियारों के निर्यात की ओर बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य करीब $5 बिलियन का है और भारत अपने टारगेट को पाने के लिए करीब आधी दूरी तय कर चुका है। मतलब रक्षा उत्पाद के निर्यात का 40% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। ये आंकड़ा भारतीय हथियारों की तरफ दुनिया के देशों की बढ़ती दिलचस्पी है। लिहाजा भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। दुनिया के कई देश ब्रह्मोस के साथ ही दूसरे भारतीय मिसाइल खरीदने के इच्छुक हैं। कई देशों ने अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलों में भी अपनी रुचि दिखाई है। भारत भी अपनी मिसाइल मित्र देशों को बेचना चाहता है। हालांकि ये लिस्ट सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। भारत कई और हथियारों को भी एक्सपोर्ट करने वाला है, जिनमें खास है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अर्जुन टैंक, एंटी टैंक मिसाइल नाग, अस्त्र और आर्मर्ड या कॉम्बैट व्हीकल। इसमें एडवांस टोन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, वज्र K9 और रुस्तम ड्रोन भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है भारत की मिसाइल ताकत, जो आधुनिक है, मारक है, साथ ही लागत भी दुनिया के बड़े देशों से कम है। भारत बेच सकता है और रक्षा कारोबार में देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी लगातार एक्शन में हैं। आज फीकी ने रक्षा मंत्री के सहयोग से ही आत्मनिर्भर भारत वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस वेबिनार के जरिए डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों को मेक इन इंडिया अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पाद में भारत में ही उत्पादन हो, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और इसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी भी बढ़े। पीएम के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी डीआरडीओ ने संभाल ली है। क्रूज मिसाइल, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सबमरीन। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति अब मेड इन इंडिया की राह पर है। मतलब हथियारों में इस्तेमाल होने वाला सामान भी भारतीय और तकनीक भी। डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन
तीनों स्टेज पर 100% हिंदुस्तानी हथियार का ठप्पा और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मिशन अब और तेजी से आगे बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की शुरुआत से ही जिस बदलाव और पहल का इंतजार देश को था, रक्षा शक्ति के क्षेत्र में अब वो सामने आने लगा है। रक्षा मंत्रालय के हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और निर्यात करने के फैसले के साथ अब DRDO भी जुड़ गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने घरेलू उद्योग के लिए नेविगेशन रडार, टैंक ट्रांसपोर्टर, फ्लोटिंग पुल समेत 108 सैन्य सामानों की लिस्ट बना ली है। अब DRDO एलानिया तौर पर इन 108 रक्षा सामानों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के स्टेज तक लेके जाएगा। इसके लिए बाकायदा DRDO के प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर 108 सिस्टम एंड सब सिस्टम की लिस्ट भी सौंप दी है। हालांकि इस काम में डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए भारतीय कंपनियां ही शामिल होंगी, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का सहयोग मिलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत विदेशों से 101 हथियारों के आयात पर रोक लगाने से पहले ही हो गई थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने DRDO और रक्षा उत्पादन विभाग को एक डिटेल प्रेजेंटेशन देने को कहा था। PM मोदी ने प्रेजेंटेशन में देश की रक्षा कंपनियों के पास मौजूद हथियार और उसके उत्पादन क्षमता की डिटेल जानकारी भी मांगी थी। इस प्रेजेंटेशन से संतुष्ट होने के बाद ही रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट जारी की है। 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से घरेलू खरीद के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस लिस्ट को और व्यापक बनाया जाएगा। इसमें और आइटम्स जुड़ते रहेंगे। इस लिस्ट का उद्देश्य आयात को रोकना मात्र नहीं है, बल्कि भारत में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब सरकार और DRDO की नई पहल से तेजी से उभरते घरेलू रक्षा उद्योग को समर्थन मिलेगा और बड़े स्तर पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सफलता भी मिलेगी। चीन जैसे देशों की अगर बात की जाए तो उनको सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मनिर्भर भारत। और अच्छी बात यह है कि दुनिया भारत के साथ तो खड़ी ही हो रही है, चीन की साजिशों के खिलाफ भी खड़ी हो रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। चीनी कंपनियों पर सख्ती बढ़ाते हुए अमेरिका ने चीन की 24 और कंपनियों पर बैन लगा दिया है, जिससे चीन को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि उसके विस्तारवादी प्लान को भी गहरी चोट पहुंचेगी। अमेरिका ने चीन की उन 24 कंपनियों को बैन लिस्ट में डाला है जो न सिर्फ साउथ चाइना सी में चीन की सेना को कृत्रिम द्वीप बनाने में मदद करती हैं, बल्कि उनके कृत्रिम द्वीपों के सैन्यीकरण में भी मदद करती हैं। अमेरिका के इस एक्शन से चीन तिल मिला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि साउथ चाइना सी का सैन्यीकरण करने के झूठे आरोपों पर चीन की 2 दर्जन कंपनियों पर अवैध प्रतिबंध लगाना अमेरिका की अधिकार जताने वाली सोच और पावर पॉलिटिक्स को दिखाता है। चीन की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इन्हीं कंपनियों के बूते उसने पिछले साल से अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद साउथ चाइना सी में कई कृत्रिम द्वीप बनाए हैं, फिर वहां मिलिट्री और नेवल बेस बनाकर अपना मालिकाना दावा ठोक दिया। आखिर कैसे चीन ने समुद्र में अपने विस्तारवाद के वायरस को फैलाया, देखेंगे रिपोर्ट। चीन की नीति हमेशा से विस्तारवादी रही। उसकी डिक्शनरी में उसूल और कायदे नहीं, सिर्फ फायदे हैं। और फायदे के लिए चीन ने जमीन तो जमीन, समुद्र को भी नहीं छोड़ा। साउथ चाइना सी में चीन कई कृत्रिम द्वीप बना चुका है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ सैंड कहा जाता है। 2013 के बाद से चीन ने ऐसे द्वीप बनाकर साउथ चाइना सी में 3000 एकड़ से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है और ज्यादातर में सैन्य बेस बना चुका है। कृत्रिम द्वीप बनाने के लिए चीन ने एक खास शिप तियानकुन हाओ बनाया, जिसे मैजिक आइलैंड मेकर के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा ड्रेजिंग शिप होने का भी दावा है। ये 1 घंटे में 3 स्विमिंग पूल के बराबर जगह की खुदाई कर सकता है। 35 मीटर नीचे से 1 घंटे में 6000 क्यूबिक मीटर रेत निकालता है, जिससे कृत्रिम द्वीप के लिए जमीन तैयार की जाती है। समुद्र से ही रेत निकालकर कृत्रिम द्वीप बनाने के अलावा चीन छोटे छोटे प्राकृतिक द्वीपों को भी कृत्रिम रूप से बढ़ाकर उन पर कब्जा करता है।
उसके लिए चीन ने अपने इलाके से मलबे और कंक्रीट को जहाज़ों के जरिए ढोकर छोटे छोटे प्राकृतिक द्वीपों के इर्द गिर्द गिराता है, जिसका नतीजा ये होता है कि द्वीप कृत्रिम रूप से बड़े होने लगते हैं और उसके बाद चीन उन पर अपने सैन्य बेस विकसित करने लगता है। उनमें से ही एक है स्पार्टल द्वीप समूह में फियरी क्रॉस रीफ, जहां चीन ने कैसे धीरे धीरे अपना कब्जा किया वो सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए। 2009 तक फियरी क्रॉस रीफ कुछ ऐसी नजर आती थी जिस तरह कुदरत ने उसे बनाया था, लेकिन 2014 आते आते इस पर चीन की नजर पड़ी और उसने यहाँ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सितंबर 2014 में चीन ने अपने समुद्री जहाज़ों के जरिए सामान उतारना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर समुद्र में ड्रेजिंग शुरू कर दी। फरवरी 2015 तक चीन ने यहाँ पर हार्बर का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया और उसके 1 महीने बाद एयर स्ट्रिप का काम शुरू कर दिया था। बड़े बड़े कंक्रीट प्लांट्स लगाए थे। एयर स्ट्रिप तेजी से बनाने के लिए अप्रैल 2015 में सामान लाने का काम बहुत तेजी से किया गया और जून 2015 में टैक्सीवे और एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गया। जनवरी 2016 में चीन ने यहाँ 2 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ कराकर टेस्टिंग की और उसके बाद से साउथ चाइना सी में दादागिरी के लिए ये चीन के लड़ाकू विमानों के लिए नया अड्डा बन गया। कृत्रिम द्वीपों की साजिश रचकर चीन 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दक्षिण चीन सागर के लगभग सभी हिस्सों पर अपना दावा करता है। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के दावे वाले इलाके में कृत्रिम द्वीप बनाकर उन पर सैन्य बेस बना रहा है। अब सवाल ये कि आखिर चीन साउथ चाइना सी पर गिद्ध नजर क्यों गड़ाए बैठा है, क्यों अमेरिका समेत पूरी दुनिया से बैर मोल ले रहा है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है साउथ चाइना सी में मौजूद तेल और गैस के कई विशाल भंडार का दबा होना। समुद्री व्यापार के लिहाज से ये भी बहुत अहम है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहाँ से गुजरता है। इसीलिए चीन यहाँ धौंस जमाता रहता है और उसके लिए कृत्रिम द्वीप बनाकर कुदरत से खिलवाड़ भी कर रहा है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। पीएम मोदी का बयान, रक्षा उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनना हमारा लक्ष्य। पिछली सरकारों की तरह कागजों तक सीमित नहीं रहेगा हमारा अभियान। कोरोना से जीएसटी कलेक्शन में 2,35 करोड़ की कमी का आशंका। 2,35 करोड़ की कमी की आशंका। काउंसिल की बैठक में राज्यों के मुआवजे के लिए सुझाया गया सस्ते कर्ज का रास्ता। दाऊद पर पाकिस्तान के यूटर्न पर भारत ने सुनाई खरी खोटी। कहा पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं, पुलवामा में शामिल जैश के मुखिया मसूद अजहर को भी देता है संरक्षण। TV9 भारतवर्ष ने ढूंढ निकाली गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर। कब्र पर लिखा है भारतीय की सीमा पर झड़प में हुई सैनिक की मौत। सुशांत केस में ईडी ने रिया के पिता और सीबीआई ने भाई से की घंटों पूछताछ। रिया का सोशल साइट्स पर बयान, मुझे और परिवार को की जान को खतरा। एनसीबी की टीम पहुंची मुंबई। सुशांत के पिता के सिंह का रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप। कहा रिया ने मेरे बेटे को जहर देकर मारा, जल्द होनी चाहिए गिरफ्तारी। मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा नहीं चाहते किसी समुदाय को कोरोना फैलाने के लिए बनाया जाए निशाना। देश में एक दिन में आए 75,000 केस। नीट जी की परीक्षाओं को लेकर घमासान जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले छात्र नहीं कर रहे विरोध। क्रिकेट प्रेमियों को सौगात, राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ा TV9 भारतवर्ष। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर होगी अब IPL के हर रोमांच की खबर। कोरोना से लड़ रहे अमेरिका पर कुदरत का एक और कहर बरपा है। अमेरिका के लुइजियाना और टेक्सास में जबरदस्त तूफान आया है। इसे कैटेगरी 4 का तूफान बताया जा रहा है, जो आगे बढ़ने पर और भयानक तबाही मचा सकता है। सुपर पावर अमेरिका को कोरोना काल में नया जख्म देने वाली इस आफत का नाम है लॉरा। 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका में लॉरा तूफान तबाही मचा रहा है। लॉरा तूफान लुइसियाना के कैमरॉन के तट से टकराया और उसके बाद खतरनाक श्रेणी के इस तूफान ने कई राज्यों को निशाना बनाया है।
लुइसियाना के इतिहास में लॉरा बीते 164 सालों का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है। और लॉरा का ये टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। लॉरा के विनाश की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको दंग कर देंगी। इस बहुमंजिला इमारत की हैसियत नहीं रही कि ये लॉरा के सामने टिक पाए। बिल्डिंग के अंदर रखा सारा सामान तिनके की तरह उड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे थर्माकोल से यह बिल्डिंग बनाई गई थी। अब इसमें शायद ही कुछ बचा हो। तेज हवाओं का ऐसा अटैक है जिसमें हर चीज तिनके की तरह उड़ गई। टेक्सास और लुइसियाना के करीब 5 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। लुइसियाना के 2 लाख और टेक्सास के 45,000 घरों में बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है क्योंकि लॉरा का कहर जारी है। इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कम से कम 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम फेज में है, यानी वैक्सीन बस आने ही वाली है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि दुनिया की 7 अरब आबादी तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? क्या चंद देशों में विकसित हो रही वैक्सीन हर देश के लोग को मिल पाएगी? ये फिक्र और सवाल क्यों उठ रहे हैं, आज देखिए फिक्रनामा में। रूस के विवादास्पद टीके को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन बाजार में नहीं है। सब ट्रायल फेज में है, लेकिन दुनिया के अमीर देश अभी से उन्हें खरीदने में जुट गए हैं। अनुमान है कि 2021 के अंत तक दुनिया में कोरोना वैक्सीन की 4 अरब डोज तैयार हो सकती हैं, लेकिन इनमें से 2 अरब से भी ज्यादा डोज पहले ही अमीर देश अपनी जनता के लिए खरीद चुके हैं। नेचर जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे अमीर देशों ने ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच चुकी 8 प्रमुख वैक्सीन में से 6 वैक्सीन की 2 अरब डोज खरीद ली हैं। कोरोना के खिलाफ आने वाली वैक्सीन में इस वक्त दुनिया में 2 वैक्सीन रेस में सबसे आगे हैं, जिनमें पहली है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन और दूसरी है अमेरिकी ड्रग कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन। दोनों ट्रायल के अंतिम चरण में हैं और दिसंबर तक बाजार में आने की उम्मीद है। इनमें भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन सबसे पहले आ सकती है, इसलिए अमीर देशों ने सबसे ज्यादा दाव इसी वैक्सीन पर लगाया है। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक वो अगले साल के आखिर तक अपनी वैक्सीन की 2 अरब 94 करोड़ डोज तैयार करेगी, जिसमें 2 अरब 40 करोड़ डोज की बुकिंग हो चुकी है। इसमें यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे अमीर देशों का हिस्सा ज्यादा है। बयान में छोटे और कम आय वाले देशों का हिस्सा बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोरोना की वैक्सीन नजदीकी भविष्य में बन भी गई तो इस असमानता से इसके गरीब देशों में पहुंचने की उम्मीद धूमिल नजर आती है, जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंता जता चुका है। टीका विकसित कर रहे अमीर देशों को वैक्सीन राष्ट्रवाद से बचना होगा। अगर दुनिया के गरीब देशों से कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ तो अमीर देश भी दोबारा इसकी चपेट में आने से बच नहीं पाएंगे। साल 2009 में जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी ऐसे ही हालात दिखे थे। धनवान देश आगे निकल गए थे जबकि गरीब देश पीछे रह गए थे। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। कोरोना संकट में दूसरे देशों में फंसे यात्रियों को अब वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापसी के लिए एविएशन मिनिस्ट्री जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्री अब सीधे विमान सेवा कंपनी से टिकट बुक करा सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यात्री अब सीधा विमान सेवा कंपनी से यात्रा का टिकट बुक करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने कोरोना के टेस्ट में एक नया इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश 50 लाख से भी ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी में लोगों के टेस्ट करने की गति में इजाफा बीते 1 महीने के दौरान ज्यादा तेजी से हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोजाना 1,40,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। राज्य में 28 जुलाई तक सिर्फ 20 लाख टेस्ट हुए थे, जबकि 1 महीने में ही 30 लाख टेस्टिंग करके 50 लाख के आंकड़े को पार कर लिया गया। कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने 27 जुलाई को रोजगार बाजार लॉन्च किया था और इस पर हर दिन वैकेंसी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के पोर्टल पर अब तक 22 लाख जॉब लिस्ट की गई हैं, जिसमें से 8 लाख से ज्यादा वैकेंसी अभी भी एक्टिव है। हालांकि इस पोर्टल पर 3.5 लाख फर्जी वैकेंसी भी डाली गई थी, जिन्हें हटा दिया गया है।
अमेरिकी फोन कंपनी एप्पल इंडिया में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करने जा रही है। खबरों की माने तो एप्पल फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए सितंबर में ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत करेगी। ऑनलाइन स्टोर के अलावा एप्पल भारत में अपने रिटेल स्टोरों को भी लॉन्च करने का मन बना रही है। इनमें से 2 स्टोर मुंबई और बेंगलुरु में अगले साल तक खुल सकते हैं। आपको बता दें कि एप्पल ने चेन्नई के फॉक्सकॉन प्लांट में आईफोन 11 की प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकल से वोकल बनने की मुहिम से प्रेरित होकर नोएडा के एक छात्र ने गांव कस्बे के लोकल दुकानदारों को वोकल बनाने के लिए एक वेबसाइट तैयार की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों को आम जरूरत का सामान खरीदने और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म दिलाना है। sevacity.com नाम से वेबसाइट और ऐप बनाकर छात्र ने गली मोहल्ले के दुकानदार, डॉक्टर्स और परिवहन सेवा को स्थानीय लोगों से जोड़ने का नेक काम किया है। हैदराबाद में प्लास्टिक को स्टील से रिप्लेस करने की मुहिम चल रही है। यहाँ के 34 में से 15 वार्ड में स्टील बैंक खुल चुके हैं, जहाँ से लोग अपने समारोह के लिए स्टील के बर्तन किराए पर ले जाते हैं। सिद्दीपेट नगर निगम का कहना है कि इससे लोगों का खर्च भी आधा हो जाता है और शहर भी प्लास्टिक मुक्त होने की ओर आगे बढ़ने लगा है। कोरोना काल में आए पर्यावरण में बदलाव ने पूरे देश को प्रकृति की ओर देखने के लिए मजबूर किया है। आपदा को अवसर में बदलने की ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। यहाँ महिला टीचर रिक्शे पर सवार होकर घर घर जाकर लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ा रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में तुन्हर दुआर नाम की एक योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत टीचर्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम को आगे बढ़ाना है। इस ओपन क्लास में ये महिला टीचर रोजाना 35 से 40 बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाती हैं। असम के गुवाहाटी में 11 साल के लंबे इंतजार के बाद देश के सबसे लंबे रोपवे की शुरुआत हो गई है। ये रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ेगा। लगभग 56 करोड़ की लागत से बना ये रोपवे 1.8 किलोमीटर की दूरी तय कराएगा। जिस रास्ते को पार करने में लोगों को करीब 1 घंटा लगता था, उसे अब महज 8 मिनट में तय किया जाएगा। रोपवे का उद्घाटन राज्य के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। हैदराबाद के रहने वाले नीलकंठ भानु प्रसाद को दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब मिला है। 21 साल के भानु ने पहले मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहली चैंपियनशिप में ही गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भानु की कहानी भी आपदा को अवसर में बदलने की है। एक एक्सीडेंट के बाद ये बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रह गए, जिसके बाद इन्होंने मेंटल मैथ की प्रैक्टिस शुरू की। इसी प्रैक्टिस ने इन्हें गोल्ड मेडल तक पहुंचा दिया। और अब देखते हैं जो है सो है। एक गलत करने के बाद उससे बड़ा गलत करो। एक ढिठाई के बाद खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दो। चीन का यही फॉर्मूला है। कोरोना की लानत पूरी दुनिया में लादने के बाद उसने बजाय उस काम के प्रायश्चित करने के बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी। जब तक दुनिया उसके एक काम को गंदा कह पाए, उसने दूसरा बड़ा गंदा काम करके दुनिया को इसके लिए चैलेंज कर दिया कि बोलो, आप क्या बोलोगे। चीन की ही तर्ज पर हमारे आपके आसपास कई लोग काम करते हैं खुफिया तरीके से, पड़ोसी को पता ना चले कि कर क्या रहे हैं। हिमाकतें करते हैं और जो गलत करार दे उसे दादागिरी से दबाने की कोशिश करते हैं। दोस्ती के दिखावे में लोगों के राज पता करते हैं। जो उसे गलत करार दे उसे उल्टा गलत करार देकर उससे दुश्मनी ठान लेते हैं। चीन जैसी महत्वाकांक्षाएं और ये गुस्ताखियां नई नहीं हैं। ये लोग विलेन होकर ही अपनी जिंदगी को सफल मानते हैं। मैंने एक ऐसे ही आदमी से पूछा, क्यों करते हो ऐसा? वो बोले, देखो 3 घंटे की फिल्म में 2 घंटा 45 मिनट विलेन का होता है, उसकी मौज होती है। आखिरी के कुछ मिनटों में हीरो को खुशी का कंसोलेशन मिलता है। बेइज्जती और ठंड महसूस करो तो लगते हैं। एंड एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी फॉर अस। मैंने सोचा हर किसी के पास उसके किए हुए को जस्टिफाई करने के लिए तर्क भी होते हैं। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।